हेलो एवरीवन, टुडे वी कंटिन्यू द न्यू टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। और आज हम इस चैप्टर में सीखने जा रहे हैं एक बहुत ही सिंपल सा और न्यू कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर नेम एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंजेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंजेंसी ऑलमोस्ट इंडिकेट करता है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज डाटा इन अवर स्टैटिस्टिक्स। बेटा याद रखिएगा, ये जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंजेंसी है, this is basically indicating us a three different criteria. One, we have to deal on mean, or we can say that it is as average also or arithmetic mean also. Then we have to deal on median, which is one of the result to obtain the middle term of a data, middle value of a data. And then we have to work on mode as well, and mode means a term of data which is repeat frequently. जो सबसे ज़्यादा डाटा एग्जिस्ट होगा वो मोड होगा। तो अब हमारा जो ये स्टैट्स है वो सिर्फ बेस करेगा बेटा इन तीन बेसिक टर्म्स पे, एंड दीज थ्री टर्म्स आर नोन एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंजेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड। और उसमें से मैंने सबसे पहले आपके सामने रख दिया है अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन बोलो, मीन बोलो, एवरेज बोलो, एक ही बात है। आपने इससे पहले भी इन लोअर क्लासेस में इस एवरेज को या मीन को डिस्कस किया होगा, सीखा होगा। तो देखिए, द एवरेज ऑफ द नंबर इन अर्थमेटिक इज नोन एज अर्थमेटिक मीन। कहते किसी भी नंबर्स का जब हम एवरेज निकाल लेते हैं एक अर्थमेटिक के अंदर तो उसे अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, सिंपली द मीन ऑफ दीज नंबर्स। और इसे हम सिर्फ मीन्स ऑफ दीज नंबर्स इन स्टैटिस्टिक्स भी बोल लेते हैं। तो बेसिकली किसी भी नंबर्स का एवरेज निकालना ही अर्थमेटिक मीन है या फिर सिर्फ मीन है। तो अगर आपने किसी भी नंबर का एवरेज निकाला यानी कि आपने उसका मीन निकाला तो वो इस फर्स्ट सेंट्रल टेंजेंसी को इंडिकेट करता है। मीन और एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उन सब का सम कर दो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, you will get the average or a mean of a data. So you need to remember this first formula which is related to our term central tendency of a chapter statistics. तो स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर का ये पहला फॉर्मूला है जो सेंट्रल टेंडेंसी से यूज करने में आता है। धीरे धीरे करके मुझे एक एक करके आपको सभी फॉर्मूले डिस्कस करवाने हैं इस पर्टिकुलर तीनों कंसेप्ट्स के कनेक्टेड। तो एवरेज यानी कि मीन यानी कि अर्थमेटिक मीन मीन्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हेयर यू हैव टू ऑब्जर्व दैट कि जो सिंबल है एक्स के ऊपर ये जो मैंने लाइन खींच दी है, दिस इज द सिंबल टू इंडिकेट द एवरेज, यानी कि मैं चाहूँ तो इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, एंड इट इज रीड एज एक्स बार। और इसे कैसे बोलते हैं? एक्स बार बोलते हैं। दिस इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट एक्स बार एंड दिस इज सिंबल टू रिप्रेजेंट अ मीन ऑफ अ डाटा। प्लीज याद रखो, अगर हमारे पास मीन निकालना है तो वी हैव टू डिफरेंट प्रोसेस। वन, वी हैव टू गो फॉर अनग्रुप डाटा एंड देन वी हैव टू गो फॉर ग्रुप डाटा। तो ये सभी चीज़ें एक एक करके हमें सिंप्लीफाई करनी है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की हुई है। तो अभी जब मैंने अपने डाटा का अनग्रुप डाटा का मीन निकाला तो मीन ऑफ अनग्रुप डाटा वेरी सेम लाइक दिस वन ओनली, द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 अप टू xn ये ऑब्जर्वेशंस है और n टोटल ऑब्जर्वेशन है। तो मीन x बार की वैल्यू हो गई सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस थर्ड ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एंड दिस कैन बी सिंबलाइज एज, इसे हम सिंबल की फॉर्म में लिख लेते हैं सिग्मा xi अपॉन n। Sigma is the symbol to represent the summation of the numbers. Numbers का summation है sigma and I indicate this number 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to n तक। कई बुक्स में इसे ऐसा भी लिखा होता है summation xi की वैल्यू 1 से लेके n तक अपॉन n। तो कोई आपसे कहे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, कोई आपसे कहे x1 x2 x3 अप टू xn अपॉन n, कोई कहे सिग्मा xi अपॉन n। सिग्मा xi i की वैल्यू 1 से लेके n अपॉन n, ऑल दीज फोर टर्म्स ऑलवेज इंडिकेट अ वेरी सेम फॉर्मूला दैट इज मीन ऑफ अनग्रुप डाटा। तो देखो पॉइंट टू भी रिमेंबर क्या है यहाँ पे कि जब भी किसी क्वेश्चन का मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है या x बार निकालना है तो इट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यू हैव टू रिप्रेजेंट दैट x पे अगर बार लगा हुआ है तो दिस इज रीड एज x बार ओनली। और किसी भी n ग्रुप डाटा का मीन निकालने के लिए मुझे उन सभी का सम डिवाइडेड बाय n करना है, दिस इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट द फॉर्मूला ऑफ मीन हियर।
Now I'm going to simplify one of the question which is totally based on this simple concept here. Find the mean of first 5 multiples of 7. क्या करना है मुझे इस क्वेश्चन नंबर 1 में, जो मेरे पास फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 है, तो मेरे को यहाँ जो ऑब्जर्वेशंस मिल गई वो मिल गई ऑब्जर्वेशंस आर 7 का टेबल चलेगा, वो भी फर्स्ट 5, तो 7, 14, 21, 28, 35. तो these are the first 5 multiples of mean, first 5 multiple of 7. तो मुझे यहाँ ऑब्जर्वेशन निकालनी, और अगर हम बात करें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की, तो इट इज ऑल्सो वेरी क्लियर डेट कि देयर आर ओनली 5 ऑब्जर्वेशन. तो मीन अगर मुझे चाहिए तो मैंने यहाँ लिख दिया सिग्मा xi अपॉन एन, x1, x2, x3, x4, x5 अपॉन n, क्योंकि दिस इज द वन ऑफ द डाटा बेस्ड ऑन अनग्रुप्ड वैल्यूज. यहाँ पे ये अनग्रुप्ड डाटा की फॉर्म में है. और अगर मुझे इसका मीन चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, देखिए 7 + 14 + 21 + 28 + 35 कर दिया. बस my dear student, what you have to do after this, you just have to add all that observation in a numerator. तो 7 और this become 21, 21 + 21 become 42, 42 + 28 become 70, and 70 + 35 become 105. और when you divide this value with 105, the mean of the observations are 21. तो ये निकल गया मीन, ये निकल गया एवरेज, ये आ गया अर्थमेटिक मीन. तो बेटा आपने देखा कि क्वेश्चन कितना सिंपल और इजी था. तुम लोगों के पास 5 वैल्यूज थी, दैट इज फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7 लेने थे, और टोटल ऑब्जर्वेशन क्योंकि 5 ही थी इसलिए मैंने फॉर्मूला लगाया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, एडिशन एंड सिंप्लीफाइंग इट, वी गेट अ मीन विच इज हियर बिकम 21 एज इट्स वैल्यू. तो देखो बेटा आपने सीखा मीन का बेसिक फॉर्मूला. यू हैव टू रिमेंबर आइदर दिस फॉर्मूला, ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल टर्म, or remember this formula or this formula or this formula, all means a very same thing, and then after that implement that formula to a question and get the respective mean of your question. Now beta consider करते हैं question number 2 in which it is given that if the mean of 7, 9, 11, 13 x and 21 is 13, तो there are some observation with one of that observation is missing also. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ observations की, तो observations are, तो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास, 7, 9, 11, 13 x and 21. एंड व्हेन यू चेक आउट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो व्हाट यू से हियर, कितनी आई है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6. एंड व्हेन यू थिंक अबाउट द वैल्यू ऑफ मीन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस, इन ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है दैट इज ऑल्सो गिवन टू अस एज 13. तो ये 3 बेसिक बातें हमें इस क्वेश्चन में कंफर्म है. वी हैव सम ऑब्जर्वेशंस, वी ऑल्सो हैव अ मीन, वी ऑल्सो हैव नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग. तो सिंस वी ऑल नो एक्स बार, ये जो मीन का फॉर्मूला है दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस upon total number of observation by using this basic formula. आप इसे सिंबल्स में भी लिख सकते थे, that is summation xi upon n. ये फॉर्मूला है हमारे पास. x बार की जगह तो 13 लिख दीजिए, यहाँ पे सभी ऑब्जर्वेशन का सम, तो 7 + 9 + 11 + 13 + x + 21 and it is divided by 6. Now what you have to do here, you have to find for result for the x. तो 6 को सेकेंड साइड शिफ्ट कर देते हैं. 7 और 9 का सम हो गया अपने पास 16, 16 + 11 हो गया 27, 27 + 13 हो गया 40, 40 + 21 हो गया 61, इट इज 61 + x. इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 78, 61 + x. 61 को सेकेंड साइड पे कर दो शिफ्ट. The x we are calculated from this question is 17. तो बेटा we are going to calculate the value of x, जो यहाँ पे आप बच्चों के लिए 17 है.
तो इस तरह से बेटा वी आर इन अ पोजिशन टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर 2 इन विच वी नीड टू फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू x। वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करनी थी इस बार, क्योंकि मेरे को मीन पता था, टोटल ऑब्जर्वेशंस पता थी, एंड ऑल रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस इज आल्सो गिवन टू अस। बाय प्लान अ वेरी सिंपल वे हियर, बाय यूजिंग दैट वेरी सिंपल बेसिक फॉर्मूला वी ऑब्टेन दैट मिसिंग वैल्यू। In a very same manner, we have to consider the question number 3 of this lecture, जिसमें कहा जा रहा है कि we have 5 observation. तो number of observations are 5, which is given to us, and observations are, इस बार अगर आप observations की बात करोगे तो this is x plus 2 plus 4 plus 6 plus 8. तो there are 5 observation for us, and the mean of these observation is also given to us as 11. तो ये कुल मिला के एक बार फिर से उस बेसिक फॉर्मूला की वही तीनों बातें फिर से हमें कंफर्म हो गई है। सिंस वी हैव टू रिमेंबर दैट कि जो मीन होता है x बार होता है, दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, फॉर्मूला जरूर लिखिएगा पेपर में, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किए थे ऑल आर रिप्रेजेंटिंग अनग्रुप डाटा ओनली, सब अनग्रुप डाटा के क्वेश्चन से, इसलिए हमारा पहला बेसिक फॉर्मूला लग रहा है इन सभी क्वेश्चंस के लिए। और अब मैंने यहाँ पे मीन की जगह पे तो लिख दिया है 11, नीचे आ गया है डिवाइड, हियर वी हैव 5 टर्म्स एंड हियर इट इज x plus 2, x plus 4, x plus 6 and x plus 8. We all get this value here. Here it is 5 into 11, as we all know कि मैंने 5 को सेकेंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, x plus x plus x plus x become 5x, 2 plus 4 6, 6 plus 6 12, 12 plus 8 20. तो यहाँ पे बेटा ये 5 into 11 55 हो गया, and this is 5x plus 20. 55 minus 20 equal to 5x. तो 5x become 35 and the x we are getting here is 7. तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने ऑब्जर्व किया क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वी हैव 5 ऑब्जर्वेशन, ऑल दैट ऑब्जर्वेशन आर इन अ मिसिंग फॉर्म एंड वी आल्सो हैव अ मीन एज 11. बाय यूजिंग ऑल द बेसिक डाटा इन अ गिवन फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूटिंग द टर्म्स केयरफुली, रीअरेंजिंग एंड सिंप्लीफाइंग इट, वी गेट अ वैल्यू ऑफ x as 7. द पॉइंट टू बी रिमेंबर इज दैट बेटा अब तक मैंने आपको सेंट्रल टेंजेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंजेंसी में अर्थमेटिक मीन सिखाया अनग्रुप डाटा का। इसके कनेक्टेड मैंने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। इन फर्स्ट क्वेश्चन वी सिंपली फाइंड आउट द मीन ऑफ दैट डाटा, in second question we find out the missing one of the missing observation, or in the last question we have all the observations but are in a missing form, are in a variable form, and we find out that value of x. hope so आपको यहाँ तक का मीन बिल्कुल easily clear हो गया होगा। After completing that topic of mean of ungrouped data, now we are going to a part where mean for an ungrouped frequency distribution, ये भी one of the topic था जो हम लोगों ने सीखा था फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, वेयर वी हैव टू कन्वर्ट द अनग्रुप डाटा इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड नाउ वी हैव टू वर्क फॉर द मीन ऑफ दिस डाटा. And first of all, you have to remember of one method known as direct method. Basically, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जो मीन निकलते हैं वो अलग अलग मेथड से निकल सकते हैं. इट इज़ डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड. ये 3 तरह के अलग अलग मेथड्स होते हैं. बट इन अवर 9th स्टैंडर्ड वी हैव टू ओनली डिस्कस अबाउट दिस डायरेक्ट मेथड ओनली, एंड बाकी सब मेथड हमें 10th क्लास की हायर क्लासेस में जाते हुए सीखने हैं. तो आज के लिए मीन को कैलकुलेट करने का ये लास्ट फॉर्मूला है, आप ध्यान से समझिएगा. Mean for the ungrouped frequency distribution. Now the point is that what is this ungrouped frequency distribution? तो आपने कई बार नोट किया होगा कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, वो इस तरह से दिए गए होते हैं xi की फॉर्म में. That is x1, x2, x3 up to xn. And then we have our respective frequencies. इनकी अकरिंग चांसेस दे रखी होती है. That is f1, f2, f3 and fn. इस तरह से हमारे पास डाटा होता है. तो व्हेन एन ऑब्जर्वेशन कंसिस्ट ऑफ वैल्यू x1, x2, x3 up to xn of a variable x occurring in a frequency f1, f2, f3 up to fn respectively. तो अगर ऐसे क्वेश्चन का मीन निकालना है तो वी हैव टू रिमेंबर दिस सेकंड फॉर्मूला ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज द मीन फॉर अनग्रुप डाटा इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. व्हाट इज दिस? आपको सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर fi इंटू xi निकालना होगा, यानी कि f1 x1, f2 x2, similarly f3 x3,
और लास्ट में एफ एन एक्स एन. Whenever you calculate these value, you have to get a sum of it, which is known as sigma fi xi, whereas the sum of this frequency is known as fi. तो सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चन में इन सभी टर्म्स को निकालना है, इन सब का सम करना है और उसे टोटल फ्रिक्वेंसी से डिवाइड कर देना है. तो फॉर्मूला बन गया सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. वही है ये भी, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नाउ चेक द क्वेश्चन नंबर 4 हियर. द एज ऑफ 40 स्टूडेंट इन अ क्लास आर गिवन बिलो. ये 40 स्टूडेंट्स का एज दे रखा है एंड वी हैव टू फाइंड द मीन. हमें इसका मीन फाइंड आउट करना है. तो देखो बेटा, आपके पास एज है, 40 स्टूडेंट्स है, उनकी एज पता है कि 12 ईयर के स्टूडेंट 6 हैं, 13 ईयर वाले स्टूडेंट 8 है, 14 ईयर वाले स्टूडेंट 5 है, 15 ईयर वाले 7 स्टूडेंट है, 16 ईयर वाले 9 स्टूडेंट है, 17 ईयर वाले 5 स्टूडेंट एंड वी हैव टू फाइंड आउट देयर मीन. तो ये एक्स आई हो गया, ये एफ आई. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, whenever you have to find out the mean of this particular type of frequency distribution, there is a need to calculate a value of fi xi. आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. तो 6 इंटू 12 यानी कि 12 इंटू 6 वन एंड द सेम थिंग, वी विल गेट 84. 13 इंटू 8, तो आप जब 13 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 104. 14 इंटू 5 इट्स 70. 15 इंटू 7 आई थिंक इट इज 105. 16 nines are it is 144 and 17 fives are it is 85. तो my dear student, you simply multiply fi with xi और जैसे आप fi को xi से multiply करोगे you will get this value. Now you have to add it. 4 plus 4 8, 8 plus 4 12, 12 plus 10 22. 2 कैरी चला गया. 4 plus 4 8, 8 plus 4 12 and this is will give you a value known as, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने, 12 बिल्कुल बेटा, दिस इज 72. चेक इट केयरफुली. तो बेटा अब दोबारा ऐड करते हैं. इट इज़ 10 एंड 20 2 कैरी, इट इज़ 16 20 एंड 8 2 कैरी, इट इज़ 558. दिस इज समीशन एफ आई एक्स आई. ऐसे बेटा अब आपको सम ऑफ फ्रिक्वेंसी चाहिए. इट इज़ 19 26 and I think we are getting the sum as 40. already given that there are 40 student, तो frequency का sum तो automatically 40 आना था. So to get the mean of this particular data, इसका mean चाहिए, x bar चाहिए, तो फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. तो बेटा यहाँ पे 580 ऊपर 40 नीचे, थोड़ा सा रिड्यूस कर लो. It is now better give you a value 29 by 2 having a value 14.5 years. तो वो जो बच्चे हैं उस पर्टिकुलर एज में, ये जो क्लास के बच्चे थे उनकी जो एवरेज एज है दे आर 14.5 ईयर. तो 14.5 ईयर के एवरेज एज के स्टूडेंट है उस पर्टिकुलर क्लास में. तो कंसेप्ट क्या है, आप उस पर फोकस करिए. हियर यू हैव ऑब्जर्वेशंस विद वेरिएबल्स एंड फ्रिक्वेंसीज and this is known as frequency distribution. और whenever there is a frequency distribution you have to find out the term known as fi xi. जैसे fi xi का मल्टीपल आएगा उसको ऐड करेंगे, उसे फ्रिक्वेंसी के सम से सब डिवाइड करेंगे and we get our result of mean in a second method of this topic. Now बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 here, जिसमें लिखा है इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5. तो मीन मुझे पता है, मुझे एक मिसिंग वैल्यू p निकालनी है. तो इन दिस क्वेश्चन अगेन बेटा, क्योंकि मीन है बट मोर इम्पॉर्टेंटली इट इज़ अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वी हैव टू गो फॉर एफ आई एक्स आई. एंड यू नो दैट वेन एवर देयर इज अ नीड ऑफ गेटिंग अ मीन विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ आई एक्स आई चाहिए. तो 15 इंटू 8 कर लीजिए 120 होगा, 20 इंटू 7 कर लीजिए 140 होगा एंड दिस इज 25p. मैंने इसे लीक से अलग इसलिए हट दिया क्योंकि इसमें मिसिंग वैल्यू है. नाउ 14 इंटू 30 करिएगा, इट इज़ 420. 35 इंटू 15 करिएगा तो इट इज़ 525 एंड द लास्ट इट इज़ 240. नाउ जस्ट यू हैव टू ऐड दीज वैल्यूज टू गेट अ रिजल्ट ऑफ एफ आई एक्स आई. दिस इज 25p, 0 plus 0 plus 0 plus 5, 6, 8, 10, 14 and here बेटा ये आ गया अपने पास 7, 8, 9, 14. तो वी गेट अ सम ऑफ दीज वैल्यूज एज 1445 प्लस 25. तो यहाँ तक का कंसेप्ट तो सेम ही है, हमने एफ आई एक्स आई को सिर्फ प्लान किया है. अब मैं यहाँ पे सिग्मा एक्स भी निकाल लेता हूँ, सिग्मा एफ आई भी निकाल लेता हूँ.
तो इट इज़ 8 प्लस 7 15 30 44 50, तो आई थिंक वी आर गेटिंग द सम एज 50 प्लस पी। तो मुझे जो यहाँ से इसका सम मिल गया वो 50 प्लस पी मिल गया। चेक इट अगेन, 15 15 30 30 एंड 40 44 50। सिंस बेटा वी नो डैट कि जो मीन है x बार इज गिवन टू अस एज 28.25, दिस इज द मीन गिवन टू अस इन आवर क्वेश्चन ओनली। तो एज अ रिजल्ट मैं यहाँ पे मीन का फॉर्मूला ले रहा हूँ, एंड द फॉर्मूला ऑफ दिस पर्टिकुलर मीन इज summation fi xi upon summation fi. This is the formula for the ungrouped frequency distribution. Here the value we have to put as 28.5. Here we have to put the value as 1445 plus 25p, and denominator is 50 plus p. Now beta, this is the simplification of this question where we first of all find out the value of fi xi, substituting the results in a formula. Now just cross multiply it so that you will get the value of p in your question. तो मैंने ये शिफ्टिंग करनी शुरू कर दी। अब बस छोटा सा काम रह गया है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई 28.5 विद 50 इट इज़ 1412। आप मल्टीप्लाई करिएगा 1412.50 ही आएगा, प्लस 28.25p आएगा, एंड दिस इज अ वेरी सेम वैल्यू। रीअरेंज इट, p वाले एक तरफ उठा के ले जाता हूँ, विदाउट p वाले दूसरी तरफ शिफ्ट करवा देते हैं। अब बस आप इसको डिफरेंस के साथ सॉल्व करें। तो व्हेन यू मेक अ डिफरेंस इट इज 3.25p, एंड व्हेन यू मेक अ डिफरेंस ऑफ दिस ऑल्सो 50 पैसा, यहाँ 2 आ गया और आई थिंक यहाँ 3 आ गया। तो इट इज़ अ वैल्यू ऑफ p विच इज़ 32.50 अपॉन 3.25। डेसिमल से डेसिमल कट गया एंड वी गेट अ वैल्यू ऑफ p एज 10। तो बेटा वो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी मेरे को मिली यहाँ से वो p निकल गया एज 10। तो देखिए आप लोगों ने अभी मेरे से सीखा मीन कैसे निकालते हैं, आइदर इफ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ अनग्रुप डाटा विद इंडिविजुअल वैल्यूज और अनग्रुप डाटा फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको इन पर्टिकुलर टाइप में, इस पर्टिकुलर हेडिंग में 5 क्वेश्चन सिखाए, जिसमें 2 क्वेश्चन में मीन कैसे निकलते हैं और बाकी 3 क्वेश्चन में मिसिंग वैल्यूज को कैसे प्लान किया जाता है वो सीखा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। वर्किंग स्टेप्स आपको क्लियर होने चाहिए कि अगर ये अनग्रुप, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो यू हैव टू गो फॉर fi xi, then you plan the formula, substituting the term, rearranging the value, you get a mean of your data respectively. After completing that centered agency of mean, now we are moving to a second centered agency of ungrouped data, that is median, and this is very easy as compared to mean. वैसे तो वो भी बहुत सिंपल था, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा ईजी है। After arranging the given data in a ascending or a descending order of a magnitude, जो भी डाटा उसे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो सबसे बीच वाली वैल्यू निकलेगी, मिडल मोस्ट वैल्यू निकलेगी ऑब्जर्वेशन की, उसे हम सब बोलेंगे मीडियन। वो हमारे डाटा का मीडियन बोला जाएगा। फाइंड फॉर मेथड फॉर फाइंडिंग द मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा, अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। व्हाट दिस मीन, जैसे मैंने बताया कि आपके पास जो भी डाटा है उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड में लगा लीजिए, उसकी ऑब्जर्वेशन काउंट करिए कितनी ऑब्जर्वेशन है। अगर ऑब्जर्वेशन n है ओड, तो आपकी जो मिडल मोस्ट टर्म होगी, मीडियन होगा, वो होगा n+1/2, एंड दिस इज द वन ऑफ द फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ n+1/2 ऑफ द ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर n हमारा ओड इवन है तो कुछ भी मिडल मोस्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि इवन के बीच में मिडल मोस्ट निकालना पॉसिबल नहीं है। उस केस में हम करेंगे हाफ n/2 टर्म एंड n/2 + 1 टर्म। सीखते हैं इसी बात को एक इस गिवन फॉर्म क्वेश्चन की हेल्प से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर आर 13 स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स आया है आउट ऑफ 15 एग्जामिनेशन, एंड दीज आर द मार्क्स ऑफ 13 स्टूडेंट्स। तो हियर एज यू ऑब्जर्व दैट कि n 13 है, यानी कि इट इज ओड, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मीडियन मार्क्स। मिडल मोस्ट मार्क्स चाहिए कि बिल्कुल सेंटर में मार्क्स कितने आए हैं, बिल्कुल बीच वाले बच्चे के जो सेंटर मोस्ट है, मिडल मोस्ट है, उसकी कितने मार्क्स है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसे या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अरेंज द मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर, तो मैंने यहाँ पे इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। और मैंने कहा था असेंडिंग में या डिसेंडिंग में कैसे भी करिएगा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे छोटा आया 9,
9 के बाद जो नेक्स्ट मार्क्स आए दैट इज हेयर वी ऑब्जर्व दैट 17 के बाद जो नेक्स्ट मार्क्स आए दैट इज वी ऑब्जर्व हेयर एज 18 के बाद जो नेक्स्ट मार्क्स आया वो आ रहा है मेरे पास सबसे कम 21 के बाद 23 ही विजिबल है तो इट इज 23 और 23 के बाद वी हैव टू चेक दैट कि अनदर वन इज 24 के बाद जो नेक्स्ट दिख रहा है मुझे 26 ही दिख रहा है और 27 तो 27 ले लिया मैंने 27 के बाद जो मुझे नेक्स्ट दिख रहा है 39 27 के बाद जो मुझे सबसे छोटा दिख रहा है वो दिख रहा है 32 के बाद जो नेक्स्ट मुझे अच्छा इन बिटवीन वी हैव 30 ऑल्सो तो हेयर बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल 30 देन 32 इसलिए मिस नहीं होना चाहिए ध्यान रखिएगा 30 के बाद 32 और 32 के बाद 36 एंड 39 तो वी टेक इट एज 36 एंड 39 एंड आफ्टर दिस वी हैव 42 काउंट कर लीजिए आइदर दे आर 13 और नॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो इस तरह से मैंने अपने गिवन क्वेश्चन नंबर 6 के गिवन 13 स्टूडेंट के मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया तो सिंस जो मीडियन होगा इस केस में क्योंकि ये ऑड नंबर है तो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट चलेगा इट इज अ वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन इस ऑब्जर्वेशन के वैल्यू को यूज करना है आप लोगों ने इट इज अ वैल्यू ऑफ 13 प्लस 1/2 टूवर्थ ऑब्जर्वेशन तो अब आपको यहाँ करना क्या है इसकी ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन निकालनी है तो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ वैल्यू ऑफ 7th observation. Is this okay? Why it becomes 7 here? 14/2 7 तो 1 2 3 4 5 6 7 तो बेटा द आंसर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इज 16 तो जो ये 16 मार्क्स आया है बच्चे के वो है यहाँ पे मिडल मोस्ट मार्क्स तो 16 मार्क्स इज द मिडल मोस्ट मार्क्स हेयर चाहे आप 7 आगे से गिनो चाहे पीछे से तो भी सेम आएगा 1 2 3 4 5 6 7 तो ये कंफर्म है बेटा कि जब हम लोगों को मीडियन निकालना है इसे चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ द मिडल मोस्ट मार्क्स वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द क्वेश्चन इज ऑलवेज वेरी सेम तो कंसेप्ट दोबारा से चेक करो दिस इज द सेकंड सेंट्रल टेंडेंसी एज मीडियन इसका मतलब है सिर्फ मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को ढूंढना उसके लिए पहले आपको मेथड में क्या करना है डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसके बाद नेचर एन को चेक करना है इवन है या ओड है इफ इट इज ओड we prefer the first formula if it is even we prefer the second formula here it is a odd we prefer a first formula we simplify and we have to say that ki median is the value of a 7th observation so whatever the observation number 7 we have that become the median of this particular question now beta consider karo question number 7 which is again a one of the question in which we have to find out the median weight of the given observation and here we have a weight in kg of 10 children तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो 10 एंड इट इज क्लियर इट इज इवन ऑब्जर्वेशन और जो यहाँ पे वेट्स दे रखे हैं वेट्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर तो यू हैव टू चेक वेदर यू नीड टू अरेंज इट इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर और इन द फॉर्म ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिया सबसे छोटा वेट जो मुझे बच्चे का दिख रहा है वो दिख रहा है 31 kg देन आफ्टर दैट वी हैव अनदर वेट एज 34 kg देन उसके बाद बेटा 34 के बाद 35 आ गया 35 के बाद 38 आ रहा है 38 के बाद 40 आ रहा है 40 के बाद 41 आ रहा है 41 के बाद 44 आ रहा है 44 के बाद 47 एंड 48 आ रहा है चेक कर लो आइदर दे आर 8 और नॉट अच्छा अभी 52 भी बचा है तो वी ऑल्सो हैव अ वैल्यू 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 10 observations are there which are in the form of ascending order बेटा जैसे मैंने इन्हें ऑब्जर्व करा ये असेंडिंग ऑर्डर में थे और मुझे यहाँ पे चाहिए था मीडियन वेट तो वी कैन से दैट इट इज हाफ टाइम बिकॉज इट इज एन ऑड इवन ऑब्जर्वेशन n/2 टर्म एक तो n/2 टर्म की ऑब्जर्वेशन लेनी है ऑब्जर्वेशन बोलो या टर्म बोलो प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन तो ये आपके लिए फॉर्मूला है ठीक है बेटा तो यहाँ जो रिजल्ट आ गया वो आ गया हाफ 10/2 ऑब्जर्वेशन 10/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन ये इस तरह से आ गया मेरे पास इट इज हाफ टाइम 5th ऑब्जर्वेशन
प्लस 6 ऑब्जर्वेशन। कैसे आया ये 5th और 6th? या तो सिंप्लीफाई दिस, 5 + 1 6। नाउ चेक द डाटा एंड गेट गो फॉर द 5th ऑब्जर्वेशन। 1 2 3 4 5, क्योंकि जब हम इवन नंबर की बात कर रहे हैं तो कुछ भी मिडल मोस्ट नहीं है, एंड दिस इज द 6 41। तो फाइनली वी गेट 81/2, आंसर इज 40.5 kg। So this is the middle most weight of the student of a class of a children's 10 children's जिनका average weight middle most weight 40.5 kg आ रहा है। तो मैंने एक एक करके आपको मीडियन का कंसेप्ट समझा और आपने दोनों ही कंसेप्ट में देखा कि जो भी डाटा मेरे पास था हमने उसे सबसे पहले अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। देन वी थिंक अबाउट द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। इफ इट इज ऑड वी प्रिफर आवर फर्स्ट फॉर्मूला n+1/2 टर्म, इससे मुझे सीधा मिडल मोस्ट टर्म मिलेगी। लेकिन अगर ये इवन है तो वी हैव टू गो फॉर द रूल हाफ टाइम n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म एंड वी गेट अ मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन ऑल्सो। ना बेटा कंसिडर करते हैं लास्ट एंड फाइनल कंसेप्ट ऑफ दिस हेडिंग सेंट्रल टेंजेंसी, यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंजेंसी। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द मोड ऑफ अनग्रुप डाटा एज कंपेयर टू मीन एंड मीडियन। इट इज मोर सिंपल एंड मोर इजियर हियर। द मोड इज दैट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली। बस यही मोड होता है, ऐसी ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा टाइम एग्जिस्ट करती है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर होती है, जिसकी डिमांड ज्यादा होती है, वो मोड होता है। An observation with maximum frequency is called the mode। तो मोड क्या है? ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, सबसे मैक्सिमम है, वो ही मोड है। तो यहाँ पे आपके लिए मैंने इसको सिखाने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन यू आर इजिली ऑब्जर्व द मोड ऑफ द गिवन डाटा। द फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 10 ऑब्टेन बाय 20 स्टूडेंट। तो 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने अरेंज द डाटा। इस डाटा को अरेंज कर लेते हैं। तो जैसे मैंने डाटा को अरेंज किया तो वी ऑब्जर्व डेट कि सबसे कम मार्क्स जो आ रहे हैं वो 3 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो मैंने लिखा 2 आ रहा है एक बार, फिर आ रहा है बेटा मेरे पास 3 2 बार, और देन वी कैन से 4 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। तो अब तक तो सबसे ज़्यादा 4 एग्जिस्ट हो रहा है 3 बार। फिर बेटा उसके बाद हमें देखना है 5 1 टाइम, 2 टाइम, ओनली 2 टाइम 5 एग्जिस्ट इन अ लिस्ट। देन वी हैव 6 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। अब देखिए 6 भी 3 टाइम हो गया, तो अभी ना तो मोड 4 होगा ना 6 होगा। तो डाटा जब तक कंप्लीट नहीं होगा एनालाइज मत करिएगा। 7 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 7 भी आ गया। देन बेटा उसके बाद आता है मेरे पास नेक्स्ट मार्क जो बच्चों ने ऑब्टेन किया वो 9 किया है। तो 9 इज 1 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। तो सबसे ज़्यादा टाइम अकरिंग हो गई 9 की, और फिर आता है मेरे पास 10 2 टाइम। तो काउंट कर लीजिए 20 स्टूडेंट के मार्क्स है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आई एम अरेंजिंग द डाटा एंड इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन डेट की जो मोस्ट अकरिंग मार्क्स है वो 9 है। तो सिंस मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग marks is 9, that is 4 टाइम। ये सबसे ज़्यादा अकर कर रहा है, 4 बार अकर कर रहा है। Hence मोड इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे जो मोड आ गया वो 9 आ गया। तो सिंपली आप देख के भी पता चला सकते थे कि कैसे हमारा कौन सा टर्म सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा है। वरना आप इसको दूसरे मेथड से भी सोच सकते हैं। व्हाट इज दैट? That is ungrouped frequency distribution प्लान कर लो। अनग्रुप जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर्स में टेलीमार्क की हेल्प से किया था, तो एक तरफ तो मार्क्स आ गए और एक तरफ फ्रिक्वेंसीज आ गई। मार्क्स आ रहे हैं 2 3 4 5 6 7 9 एंड 10। तो दिस इज द मार्क्सेस। 2 एग्जिस्ट हुआ है 1 टाइम, 3 एग्जिस्ट हुआ है 2 टाइम, ये एग्जिस्ट हुआ है 3 टाइम, 5 एग्जिस्ट हुआ है 2 टाइम, 6 एग्जिस्ट हुआ है 3 टाइम, 7 एग्जिस्ट हुआ है 3 टाइम, 9 एग्जिस्ट हुआ है 4 टाइम, ये 2 टाइम। वो तो मैंने पहले ही अरेंज कर लेता इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी से मिल गया, वरना आप टेलीमार्क बना सकते थे। अब सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी आई है? मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। तो 4 इज द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है। और अगर ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है तो therefore the mode we are going to calculate is
9। ये किसकी है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी? 9 की। तो 9 ही वो नंबर है, 9 ही वो मार्क्स है जो सबसे ज़्यादा बच्चों के उस क्लास के अंदर आए हैं। तो इस तरह से बेटा आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करी 3 सिंपल कंसेप्ट्स हियर। वन इज मीन, अनदर इज मीडियन, एंड नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट द मोड। एंड आपने देखा होगा मोड इज वन ऑफ द इजीएस्ट कंसेप्ट हियर इन विच यू हैव टू जस्ट चेक कि कौन सा नंबर कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है, और जो सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा वही हमारे गिवन डाटा का मोड होगा।